हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे सीवीडीटी की पावर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चीफ कमिश्नर से लेके इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स तक की पावर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम सीधे आते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सीधे यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या फिर इसको हम कहेंगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। ज्यूरिडिक्शंस किसके द्वारा डिसाइड होता है? एज पर सीवीडीटी। सीवीडीटी के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। पॉलिसी इनकी पूरी प्लानिंग किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो सीबीडीटी के अंतर्गत जो अथॉरिटीज़ आती हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या डेप्यूटी असिस्टेंट जॉइंट इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सारे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीडीटी के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, फंक्शंस जो हैं सीबीडीटी असाइन फंक्शंस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। और सीबीडीटी जो उनको ऑर्डर कर सकता है रिगार्डिंग द वर्क, वो कॉमन ऑर्डर कर सकता है या स्पेसिफिक टू कमिश्नर, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक अथॉरिटी कर सकता है। ठीक है, ये बोर्ड की पावर है। नाउ विल डिस्कस अबाउट पावर एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पावर देखो कहाँ से स्टार्ट है। एज पर सेक्शन 127 क्या कहता है? एज पर सेक्शन 127 ट्रांसफ़र केस। ट्रांसफ़र केस का मतलब आपका यहाँ पे है कि जो टैक्स अथॉरिटी है वो अपने जूनियर्स अथॉरिटीज़ के पास जो केस हैं, उनके पास जो मैटर है, वो एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसके द्वारा? सीनियर अथॉरिटी के द्वारा। जैसे अगर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में केस ट्रांसफ़र कर सकता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है तो वो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में केस ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अपने से जूनियर अधिकारी के बीच में जो केसेस हैं, जो मैटर्स हैं, उनका वो ट्रांसफ़र कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, देन पावर टू सर्च एंड सीजर्स एज पर सेक्शन 132। इसमें क्या है कि अथॉरिटी को पार्टिकुलर किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति के क्षेत्र में जाके तलाशी करने की पावर है, तलाश कर सकती है, और जो तलाशी में जो चीज़ें उसको मिली हैं, जो भी पेपर्स मिले हैं, कैश मिला है या ज्वेलरी मिली है, या जो भी टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड आवश्यक सूचनाएं हैं, मिली हैं, तो वो उनको तलाश कर सकती है और उनको जब्त कर सकती है, अपने पास अपनी कस्टडी में रख सकती है। ठीक है, देन पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब वो यहाँ पे हो गया एज पर सेक्शन 133 कि आपसे का मतलब यहाँ पे मतलब है कि पार्टी, कंपनी या फर्म से किसी तथ्य पे, किसी मुद्दे से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी मांगी जा सकती है, उससे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। ठीक है, पावर टू मेक इंक्वायरी एज पर सेक्शन 135। मेक इंक्वायरी मीन्स कि टैक्स अथॉरिटी के पास जो भी डाटा है, जो भी आपने सूचनाएं दी हैं, उन सूचनाओं से संबंधित टैक्स अथॉरिटी आपसे कुछ फर्दर इंक्वायरी कर सकती है। तो एज पर सेक्शन 135 इसके बारे में कहता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स एज पर सेक्शन 154 कि यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाइड करने की पावर किसके पास है? इनके पास होती है, टैक्स अथॉरिटी के पास, एज पर सेक्शन 134। एक्सरसाइज पावर ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर। जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं
इनके पास असेसमेंट की पावर भी होती है। नॉर्मली असेसमेंट की जो पावर होती है वो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर लेवल के अधिकारियों की होती है, आईटीओ लेवल अधिकारी की होती है, जो कि आपके द्वारा जमा की गई आईटीआर का, इनकम टैक्स रिटर्न का, एज पर सेक्शन 139 जो आपने जमा किया है उसको असेस करते हैं, उसका चेक करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, निर्धारण करते हैं उसका। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफिसर की पावर इनके पास होती है। अपॉइंटमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के अधिकारी को अपॉइंट करने की शक्ति इनके पास होती है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर होती है। ठीक है, तो ये आपका ये है। देन हम बात करेंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर उसको हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। जुरिडिक्शंस एज पर डिटरमाइंड बाय द सीबीडीटी। फंक्शंस सेम, द बोर्ड असाइन फंक्शंस बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर। जो बोर्ड है, बोर्ड का मतलब सीबीडीटी, सीबीडीटी जो भी इनको फंक्शंस असाइन करेगा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, जो कमिश्नर की पावर है, देखो पावर लगभग वही होती हैं जो कि चीफ कमिश्नर की हैं। ये पावर लगभग चीफ कमिश्नर से लेके आईटीओ तक की सबको पावर लगभग कॉमन होती हैं। एक पावर जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र ऑफ केस, ये मैं आपको बता ही रखा है। पावर टू डिस्कवरी प्रोडक्शंस ऑफ एविडेंस एज पर सेक्शन 131, यानी कि क्या है कि किसी एविडेंस को तलाश करना, उसका प्रोडक्शंस करना, ठीक है, उसको बनाना, जो साक्ष्य हैं उसकी तलाशी करना। तो ये पावर इनके पास, किसके पास है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है। सर्च एंड सीजर्स, ये पावर कमिश्नर के पास भी होती है। रिक्विजिशन बुक ऑफ अकाउंट, अब यहाँ पे ये कमिश्नर के पास क्या एडिशनल पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है। किससे? कंपनी, फर्म या जो भी एसएससी है, जिसका भी असेसमेंट किया जा रहा है या जिसका भी केस कमिश्नर लेवल के पास है, तो वो एसएससी की क्या मांग सकता है? अकाउंट्स, जो बुक अकाउंट हैं, बिल हैं, वो मांगे जा सकते हैं। ठीक है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ये मैंने बता ही दिया है। पावर टू मेक इंक्वायरी, सेम की इंक्वायरी की जा सकती है। रेस्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एज पर सेक्शन 154 किया जा सकता है। पावर टू रिवीजन, देखो एक कमिश्नर के पास रिवीजन की पावर होती है कि जो भी केस है उसका वो रिवीजन कर सकता है, क्योंकि कमिश्नर एक तरह से अपीलेंट अधिकारी भी होता है, तो उसके पास अपील की जाती है, तो अपील में जो केस आया है उस केस में वो अपना रिवीजन कर सकता है। ठीक है, पावर टू रिड्यूस और वेव पेनल्टी। अब चूँकि कमिश्नर, मैंने बताया था, पब्लिक के लिए जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो कौन सी अथॉरिटी तक रहता है? वो आपका रहता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि एक रीजन का जो टॉप मोस्ट अधिकारी है टैक्स में, वो कौन है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो लास्ट अपीलेंट अधिकारी होता है डिपार्टमेंट का। उसके बाद फिर केस सीधे कहाँ चले जाते हैं? ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं या फिर डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट। वो हम जब आगे हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट का या पेनल्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसमें। ठीक है, प्रोडक्शंस टू बी एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ कमिश्नर सेक्शन 279, ये बेसिकली पावर है पेनल्टीज से रिलेटेड। तो अभी आपका नेक्स्ट सेशन आएगा पेनल्टीज से रिलेटेड, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं 271 से 79 तक, 271 से 280 तक की पेनल्टीज़ हैं, उसमें क्या क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं। फिर नोटिस हैं 140 टू 143 के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नोटिस एंड पेनल्टीज़ जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। पेनल्टीज़ से रिलेटेड ये पावर है, पेनल्टी कैसे लगाई जाती है, वेव की जाएगी तो कैसे की जाएगी, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। एक्सरसाइज पावर ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर, और इसको भी
किसकी पावर है? असेसमेंट की पावर है, असेसिंग ऑफिसर की पावर कमिश्नर के पास भी होती है, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। कमिश्नर मे एक्सरसाइज पावर ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर, वो आपको पता ही है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर्स की जो पावर है वो आईटीओ से लेके कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक के हर एक के पास होती है, ठीक है। पावर टू ट्रांसफ़र एनी केस फ्रॉम वन और मोर असेसिंग ऑफिसर टू एनी अदर असेसिंग ऑफिसर, ये आपको मैंने बता ही दिया है। ग्रांट अप्रूवल फॉर एन ऑर्डर इश्यूड बाय असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो उसका पास होने से पहले क्या है? अप्रूवल होता है। तो वो अप्रूवल कौन देता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसका अप्रूवल देगा। प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट। देखो किसी असेसमेंट ऑफिसर के द्वारा, असेसमेंट ऑफिसर कौन हो सकता है? मैंने आपको बता दिया है, आईटीओ से लेके कमिश्नर तक के उसमें होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर तक के असेसिंग ऑफिसर होते हैं। तो कोई अधिकारी किसी एसएससी का कोई केस रीओपन करना चाहता है तो पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। पावर टू रिवाइज एन ऑर्डर पास बाय एन असेसिंग ऑफिसर, कि कमिश्नर्स के अंडर किसी अधिकारी ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया है तो कमिश्नर के द्वारा उस ऑर्डर को रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका है। देन विल डिस्कस अबाउट डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो कौन? नाउ विल डिस्कस अबाउट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें कि सेम है, अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। जुरिडिक्शंस एज पर डिसाइडेड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड फंक्शन, द बोर्ड असाइन फंक्शन बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। सीबीडीटी जो है एक कॉमन ऑर्डर पास कर सकता है ऑल डेप्यूटी कमिश्नर, या स्पेसिफिक ऑर्डर पास कर सकता है टू स्पेसिफिक डीसी के लिए, ठीक है। एंड देखो पावर यहाँ पे लगभग सभी अथॉरिटी की सेम होती है, थोड़ा बहुत एक आध पावर ऊपर नीचे रहती है, ठीक है। तो पावर टू डिस्कवरी प्रोडक्शंस ऑफ एविडेंस एज पर सेक्शन 131 जो मैंने बताया रखा आपको, एविडेंस प्रोड्यूस करने की, उसको खोजने की पावर इनके पास होती है। सर्च एंड सीजर्स होती है लगभग सभी के पास। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशंस, पावर ऑफ सर्वे जिसको हम कहते हैं रेट सर्वे, जिसमें आपका आता है 133A में। पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशंस, जिसमें कि वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस या सर्टेन इन्फॉर्मेशंस वो कलेक्ट कर सकता है किसी केस से रिलेटेड, ठीक है। मेक इंक्वायरी, जो डाटा अवेलेबल कराया है उस पर वो डाटा पे क्वेरी कर सकता है। इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज फर्म्स जो हैं उनके रजिस्टर का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। जब उसको नोटिस मिलेगा, डाटा में कोई डाउट होगा तो वहाँ पे वो उसको नोटिस दे के उसके रजिस्टर्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकता है, अकाउंट्स बुक वगैरह इंस्पेक्ट कर सकता है। पावर टू इम्पोज पेनल्टी की सेम, जब वो असेसमेंट करता है और असेसमेंट में उसको पता चलता है कि कुछ टैक्स गड़बड़ियाँ इसने की हैं या टैक्स चोरी करी है या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे कि सरकार को कम टैक्स मिला, तो उस केस में वो जो है पार्टी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। पेनल्टी इम्पोज करने की पावर है क्योंकि वो एक तरह से असेसिंग ऑफिसर भी होता है, ठीक है। एक्सरसाइज पावर ऑफ एन असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स सेक्शन 154, देखो जब वो अपील का मतलब कि जब वो काम कर रहा है, एक तो अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और जब वो एक अपीलेंट अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो अपीलेंट अधिकारी के रूप में जब वो काम कर रहा है, जब उसको अपील की पावर्स दी गई हैं,
तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की पावर उसको है कि कहीं कोई गलती है, उसको सुधार की गुंजाइश उसके पास है। पावर टू हेयर अपील, वो मैंने बता ही दिया है, उसको अपील हेयर करने की पावर है, ठीक है, सुनवाई कर सकता है। देन अबाउट द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे नीचे की जो अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट सेम एज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जुरिडिक्शंस सेम एज डिसाइडेड बाय सीबीडीटी, फंक्शंस सेम एज असाइंड बाय सीबीडीटी, ठीक है। पावर भी यहाँ पे देखो लगभग वही हैं जो डेप्यूटी की हैं, वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि कमिश्नर जो इनकी हायर अथॉरिटी है, वो कमिश्नर जो है वो अपने जो नीचे की अथॉरिटी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर, उनको वो अलग अलग टास्क देते हैं। किसी को भी उसने कहा कि भाई ठीक है, आप टीडीएस से रिलेटेड कोई वर्क देखेंगे, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था टीडीएस का वो असेसमेंट वगैरह देखेंगे, या किसी अधिकारी को उसने एडवांस टैक्स का उसने टास्क दे दिया है, या एडवांस टैक्स के जो वर्किंग है उसको आप देखिए, या किसी को आईटीआर असेसमेंट का है, आईटीआर असेसमेंट आईटीओ के द्वारा हुआ, बाकी फिर इसमें जो अपीलांट उस आईटीओ के द्वारा जो केस फाइनल किए गए उसकी अपील आई है, तो फिर कमिश्नर उनकी अपील को किसको असाइन कर सकता है, आप अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको असाइन कर सकता है। तो वहाँ पे पावर लगभग सभी की सेम होती हैं, सर्वे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, रेक्टिफाई मिस्टेक, मेक इंक्वायरी, इंस्पेक्ट रजिस्टर, तो पावर ये लगभग सबकी एक ही होती हैं, बशर्ते कि आप ये पावर सब देख लें और पावर में सेक्शन ज़रूर मेंशन करें जब आप पेपर में आता है। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता ही है कि अगर वो पूछता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स अथॉरिटीज़ क्या हैं, तब तो आपने टैक्स अथॉरिटी का जो मैंने आपको शुरू में चार्ट दिखाया है पूरा डिफाइन करना है। और अगर वो पूछता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स की पावर क्या है, तो फिर आपने पावर मेंशन करनी है और उनके बारे में लिखना है। दो क्वेश्चन आते हैं, या तो वो टैक्स अथॉरिटी के बारे में पूछ लेता है, या फिर वो इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर के बारे में पूछ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर की पावर क्या है, देखो सेम उसका अपॉइंटमेंट, जुरिडिक्शंस एंड फंक्शंस जो होते हैं सब कुछ एज पर डिफाइंड बाय द सीबीडीटी होता है। बाकी जो इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पावर है, देखो सबसे पहले जो असेसमेंट का वर्क होता है वो आईटीओ लेवल से ही होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, और इनको एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है यहाँ पे। जैसे वो नॉर्मली ये रहता है कि 10,000 इनकम टैक्स रिटर्न पे एक आईटीओ नियुक्त कर देते हैं। तो अगर जैसे एक आपके एरिया में, एक तहसील पे या एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इतने इनकम टैक्स पेयर हैं तो उनके ऊपर एक आईटीओ नियुक्त किया जाता है। तो एक अगर डिस्ट्रिक्ट में ही इतने हैं तब तो वहाँ पे एक ही आईटीओ रहेगा। अगर एक तहसील में इतने आईटीआर टैक्स पेयर हैं तो वहाँ पे फिर एक तहसील में भी एक आईटीओ अपॉइंट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, ठीक है। अमूमन वो 10 से 12,000 का रेशियो लेके चलते हैं, लेकिन अब चूंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है तो कभी कभी वो 2 एरिया या 3 एरिया एक ही अधिकारी को वो दे देते हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर्स जो यहाँ पे हैं उनकी, वो आपकी पावर टू डिस्कवरी मैंने आपको बता ही दिया है। पावर रिलेटिंग टू असेसमेंट वो बेसिक असेसमेंट, जो असेसमेंट का शुरुआत होती है वो आईटीओ लेवल से ही होती है, ठीक है। कलेक्शन एंड रिकवरी, टैक्स कलेक्शन रिकवरी करने का काम भी इनका ही है, टैक्स ऑफिसर का। इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे एक रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, वो बेसिकली इस काम को करते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे 2 अधिकारी मूल रूप से होते हैं, जो कि आपके इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर और एक इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, 2 होते हैं, ठीक है। देन पावर डिस्कवरी मैंने बताई दिया है। पावर टू सर्च एंड सीजर, पावर टू रिक्विजिशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, उनकी डिमांड कर सकता है बुक ऑफ अकाउंट की। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, सर्वे हो सकता है। कलेक्ट सेंटर इन्फॉर्मेशन, रेक्टिफाई मिस्टेक्स, मेक इंक्वायरी, इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज,
इम्पोज पेनल्टी, यहाँ पे देखो पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है, किसके द्वारा, आईटीओ के द्वारा, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगाने की इसको पावर है 272A के तहत। एक्साइज पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ये फर्स्ट ऑफिसर होता है जो अपना असेसमेंट कर रहा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट ऑफिसर है आपका वो आईटीओ ही होता है, जो असेसमेंट जहाँ से शुरू होता है। ठीक है। टू रीअसेस एस्केप्ड इनकम, ठीक है, आप किसी टैक्स पेयर ने कोई अपनी इनकम छुपा दी है, कुछ गड़बड़ किया है, तो उसको रीअसेसमेंट वो कर सकता है 147 में। जब हम आपको पेनल्टी नोटिस वगैरह में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम 140 से 142 43 के नोटिस वगैरह हम पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन ग्रांट अप्रूवल ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट लोअर रेट्स ऑफ टैक्स, सेक्शन 197। ठीक है, टीडीएस जो मैंने आपको बताया था, टैक्स एट सोर्स, ठीक है, लोअर रेट में उसको ग्रांट किया जा सकता है कि भाई ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में इतना, सेकंड क्वार्टर में इतना, मिनिमम इतना उसको पे करे, तो अप्रूवल दे सकता है। डिमांड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जो मैंने बताया था आपको, एडवांस पेमेंट, अगर किसी टैक्स पेयर का टैक्स साल भर में 10,000 से ऊपर आता है तो फिर वो किस स्लैब में, किस कैटेगरी में आ जाता है, एडवांस टैक्स की, एडवांस टैक्स का पेमेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो यानी कि उसको फिर अपना जो टैक्स है फाइनेंशियल ईयर के एंड में ना जमा करके उसको फाइनेंशियल ईयर में ही 4 क्वार्टर में एप्रोप्रिएट रेशियो में उसको जमा करना होता है। ठीक है। टू ग्रांट रिफंड्स, अगर आपने मीन्स कि टैक्स पेयर ने टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया है तो जो एक्सेस अमाउंट जमा किया है उसको रिफ़ंड किया जाता है अंडर सेक्शन 237 240, तो रिफ़ंड को वो अप्रूव करता है। तो आपका टैक्स जो टैक्स पेयर है उसका टैक्स जो ज़्यादा जमा हुआ है उसको वापस किया जा सकता है। असेसिंग ऑफिसर, जो एक मेन ऑफिसर, मतलब मेन टास्क है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आपके द्वारा जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई हैं उसका डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा आप ने जो आईटीआर सबमिट की हैं उनका असेसमेंट होता है। असेसमेंट मीन्स कि आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने टैक्स जमा किया है वो सही जमा किया है नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ गड़बड़ किया है कि इनकम आपकी ज़्यादा हो और आपने इनकम कम शो की और उसकी वजह से आपने कम टैक्स पे किया, तो वो असेसमेंट होता है आपका। ठीक है। तो असेसमेंट जो हम बात कर रहे हैं, डेप्यूटी से लेकर देखो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, या इनकम टैक्स ऑफिसर हु इज़ वेस्टेड विद द रेलिवेंट जुरिडिक्शंस बाय वर्च्यू ऑफ directors or order under section 120 or any other provision of this act, and the additional commissioner, additional director or joint commissioner or joint director who is director under section 124b to exercise or perform all or any of power of function conferred on assigned to an assessing। तो इनको पावर है, इन सब अधिकारियों को असेसमेंट की पावर है। तो जो फर्स्ट नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम जो असेसमेंट होता है आपके आईटीआर का, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा होता है। ठीक है। बाकी फिर फर्दर आपका असेसमेंट किया आईटीओ ने, उसमें अगर उसको लगा कि आपने कुछ गड़बड़ करी है तो आपसे टैक्स की डिमांड करेगा, साथ ही साथ फिर पेनल्टी की डिमांड करेगा, और आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि ये टैक्स गलत लगाया है या पेनल्टी गलत लगाई है, तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। अपील में फिर वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, तो अपील में एडिशनल कमिश्नर के पास जा सकते हैं या असिस्टेंट के पास जा सकते हैं या जॉइंट, जिस अथॉरिटी के पास वो टास्क दिए है, जो भी उन्होंने अपीलेंट अथॉरिटी बनाई है कमिश्नर के द्वारा, उस अधिकारी के पास आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। ठीक है। तो ये असेसिंग ऑफिसर का ये मेन काम है। तो इम्पोर्टेंस देखो, इसकी बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी, डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर। So here, who is assessing officer and what are the importance of assessing officer, ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में। तो असेसिंग ऑफिसर मैंने बताया कि फर्स्ट फेज का अधिकारी है, फर्स्ट स्टेप का अधिकारी है जो कि आपकी इनकम का असेसमेंट करता है। तो असेसिंग ऑफिसर प्ले अ विटल रोल, ही इज़ अ प्राइमरी अथॉरिटी टू हु इनिशिएट हिज प्रोसीडिंग्स एंड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पब्लिक। ठीक है।
पब्लिक का जो फर्स्ट अधिकारी जिससे मिलती है पब्लिक, वो आईटीओ ही होता है। मतलब एक तरह से आईटीओ होता है, और आईटीओ फर्स्ट ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर वही होता है, तो इसलिए हम उसको ही कहते हैं। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ फिलिंग टू रिटर्न टिल द असेसमेंट इज कंप्लीटेड ही प्ले अ बट पाइवटल रोल। ठीक है। देन ही कैन स्टार्ट प्रोसीडिंग्स फॉर नॉन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, इम्पोजिशंस ऑफ पेनल्टीज, और जिन्होंने अपनी आईटीआर फिल नहीं की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उन पे पेनल्टी लगा सकता है। तो ये मेन उसका वर्क है। ऑर्डर पास बाय हिम कैन बी चैलेंज ओनली ऑन अप्रूवल। जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो ऑर्डर पास किया है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ पे? डिपार्टमेंट में ही चैलेंज कर सकते हैं। पहले तो जो भी अपीलेंट अधिकारी हैं उनके पास चैलेंज करेंगे, वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं होते तो हाई कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आपके पास लेवल होते हैं। तो अलग अलग सेक्शन है, वो मैं आपको जब अपील का एक चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपील का क्या मैटर है। ठीक है। द डिपार्टमेंट कैन रिवाइज हिज ऑर्डर ओनली इफ it is proved that there are prejudicial to revenue and that too only by the commissioner of income tax। और वही मैंने बताया, अपील में आप कमिश्नर के पास गए तो रिवाइज़ के लिए, रिवाइज़ में अगर कमिश्नर को लगता है कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया है या कुछ प्रीजुडिस हुआ है रेवेन्यू से लेके, तो वहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर को मैंने बताया था टैक्स वेव करने की पावर है, टैक्स कम करने की पावर है, और जो पेनल्टी लगाई गई है उनको वेव करने की पावर है। ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट ऑफिसर की बात हम कर रहे हैं। देन समथिंग अबाउट सर्च एंड सीजर्स एंड इनकम टैक्स रेट। तो नॉर्मली रेट जो एक वर्ड है, बहुत ही मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रेट सुनते ही नॉर्मली लोगों को डर लगता है कि कहीं कोई रेट पड़ी है। तो रेट अगर आप चाहते हैं कि रेट ना पड़े डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप सबसे फर्स्ट थिंग कि आप अपना टैक्स टाइमली और ईमानदारी से ऑनेस्टली पे करते रहें। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशन आर केयरफुली एंड सीक्रेटली devices plan of an action on the basis of authentic and bona fide information and material, something more than a rumor or gossips, which may be gathered on its own or given by some informer। तो जो रेड है वो नॉर्मली ऐसे नहीं कि किसी के घर भी पड़ जाएगी। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना एक इंटेलिजेंस विंग होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अबाउट द टैक्स पेयर कि पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से टैक्स पेयर हैं, और सभी के नहीं, कोई, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं समाज में वो सब नहीं होते, मेजोरिटी ऐसी लोगों की नहीं होती है, कोई एक आध ही होता है, 100 में से 1-2% ही ऐसे बिग फिश होती हैं जो कि इनकम बहुत हो रही होती है और वो टैक्स उस इनकम के कंपैरिजन में बहुत कम जमा कर रहे होते, तो वहाँ फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन एसएससी के प्लेस में रेट करता है। तो अथॉरिटीज़ कैन एक्सरसाइज दीज पावर व्हेन ड्यू टू द इंफॉर्मेशन ऑन देयर पोसेशन दे हैव फर्म्स रीजन टू बिलीव। एक पुख्ता जानकारी उनके पास है कि भाई बहुत इनकम हो रही है, बहुत ज़्यादा असेट्स है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और उसके रेशियो में टैक्स जो पे किया जा रहा है बहुत कम पे किया जा रहा है या नहीं पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है किसी के घर रेड डाल सकता है। So any persons to whom a summons or notice has been or might be served or has failed or would not produce the books of accounts or other documents are called for. So any persons is in possession of money, bullions, jewelry or such property which has not been disclosed। देखो आपको जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको उस आईटीआर में कितना पैसा है, क्या बुलियंस हैं, ज्वेलरी कितनी है, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कब कब ली, कितना आपने, इवन जो घर के लिए आप असेट्स लेते हैं, जो जैसे आप
आजकल अब जैसे असेट्स हैं कि टीवी बड़े महंगे हैं, फ्रिज बड़े महंगे हैं, तो ये भी चीज़ आपको अपनी आईटीआर में दिखानी चाहिए। नॉर्मली डिपार्टमेंट कहता है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं कॉस्टली और लग्जरी आइटम जो आप खरीद रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू शो देम इन योर आईटीआर, दिखाना चाहिए। ठीक है। सो टैक्स पेयर हैज़ द फॉलोइंग राइट्स इन केस ऑफ सर्च। इनकी अगर किसी एसएससी के घर में सर्च या रेड होती है तो उसके पास कुछ राइट हैं। जैसे आपके सीआरपीसी में है कि अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तार किए जाने वाले पर्सन के कुछ राइट होते हैं, तो सेम एज़ यहाँ पे आपके घर में अगर सर्च किया जा रहा है तो आपके पास कुछ राइट हैं। क्या राइट्स हैं? देखो, एग्जामिनिंग द सर्च वारंट एंड which must clearly specify the name of the party to be searched and to be duly signed by the officer. The search warrant issued in the name of the firm cannot be used to seize assets of individual partners. फर्म के नाम पे अगर सर्च वारंट है तो फिर वो इंडिविजुअल की असेट्स पे वो सर्च नहीं होगा, लेकिन फर्म का मालिक ही कि उस आवास में सर्च किया सकता है। मतलब फर्म से रिलेटेड व्यक्तियों के पास सर्च किया सकता है, लेकिन एक फर्म का है लेकिन कोई इंडिविजुअल थर्ड पर्सन उसके वहाँ सर्च नहीं किया सकता। ठीक है। कॉलिंग टू और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी टू एक्ट एज अ विटनेस। आप समाज में कोई दो संभ्रांत लोग जो हैं उनको अपना विटनेस बनाने के लिए बुला सकते हैं। वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड मेक पर्सनल सर्च ऑफ ईच मेंबर ऑफ द सर्च पार्टी। आप सर्च पार्टी में जितने भी लोग आए हैं उनकी आप तलाशी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं से कुछ फीड करके ले आएँ और आपके घर में दिखा दें उसको जब्ती। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कॉल और डॉक्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंस्पेक्ट सी प्लेस ऑफ रेसिस ऑब्जेक्ट्स। इंस्पेक्ट एंड टेक फोटोग्राफ ऑफ सीज बुक्स ऑफ अकाउंट। आपके घर से जो भी कुछ मिला है तो उन सब की आप फ़ोटो ले सकते हैं। इसमें अभी हाल ही में एक मूवी आई थी अजय देवगन की, रेड, तो उसमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, तो आप उसको देख सकते हैं सारा। उसमें यही सब कुछ पावर्स दिखाई गई थी। सो इनकम टैक्स रेट, व्हाट लीड्स द इनकम टैक्स रेट सर्च एंड सीजर्स। द मेन रीजंस आर नॉन कंप्लायंस विद समन्स। सर्च क्यों पड़ती है उसके देखो मेन रीज़न ये दिए गए हैं। क्या कि आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, कि डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिले हैं 131 के अंडर में, ठीक है, और उनको आप कंप्लाइन नहीं करें, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हो। द पोजिशंस ऑफ undisclosed property or income, it has therefore absolutely necessary for the current income tax assessee or likely to income tax assessee to comply with the summons or notice issued by the assessing officer or any other such authorized person. A tax rate may also be conducted against a person in a possession of undisclosed income property not belonging to him but to someone else. तो दोनों ही केस में मतलब आज की डेट में जैसे होता है ना कि वो दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बेनामी प्रॉपर्टी जो जिसको हम कहते हैं, तो प्रॉपर्टी आपके नाम से तो नहीं है लेकिन उसमें आपका क्या है, कब्जा आपका होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं, इस तरह का कुछ है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में फिर होगी तो नेचुरली है कि आपके पास क्या होगा, रेड पड़ने की संभावना होती है। तो हाउ टू प्रिवेंट द इनकम टैक्स रेड, मेक करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन रिटर्न्स, कंप्लाई with summons and notice to prevent a tax rate, declare exempted or non taxable income and wealth, ठीक, preserve importance vouchers and other documentary evidence for the acquisition of assets। ठीक है, आप जो भी जैसे आप ज़मीन जायदाद के कागज़ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ जो आपकी ज्वेलरी है या जो आपके लग्जरी आइटम है उनके भी आप बिल रखना ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ आईटीआर, या जब असेसमेंट होता है तो डिपार्टमेंट आपसे बिल वगैरह मंगा सकता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि जो भी आपके असेट्स हैं तो हर एक का बिल वगैरह सब कुछ होना चाहिए, टैक्स वगैरह आपने सही से पे किया होना चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई समन आता है, कोई नोटिस आता है, उसको आप कंप्लाई करें, उसका जवाब दें। तो हर चीज़ अगर क्लियर होगी तो फिर रेट पड़ने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे ये हमारा जो
टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर है ये आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके नोटिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको देख लें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना इसको अच्छे से स्टडी कर लें। कोई क्वेरी होगी तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे, फिर मैं जवाब उसका दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।